ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वह कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा। नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नॉनस्टॉप हरियाणा के लिए फीडबैक बेहद जरूरी है, ताकि हम 3 गुना गति से विकास को हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचा सकें। आज इसी संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी जिलों के समाधान शिविरों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की, साथ ही अधिकारियों और नागरिकों से शिविर के बारे में फीडबैक प्राप्त किया। समाधान शिविर में प्रतिदिन सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने और आवेदकों की समस्या का समय पर समाधान करने के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को सिरसा में कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पुलिस ने आम लोगों को अपनी शिकायतें लेकर बैठक में आने से रोक दिया। तो वहीं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कांग्रेस के तीनों विधायक, सिरसा से गोकुल सेतिया, एलानाबाद से भरत सिंह और कलावली से शीशपाल केहरवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। हिसार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवार समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने की। इस अवसर पर नलवा से विधायक रणधीर पनिहार, हांसी से विधायक विनोद भ्याड़ा, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक सैनी और सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान कृष्णलाल पवार आज जिला हिसार की जिला कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि, डीसी साहब, एसपी साहब और सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। लगभग 2-3 अधिकारी कोई कोर्ट केस या कोई मीटिंग के कारण आज के लगभग सबकी प्रेजेंस थी। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूं। महेंद्रगढ़ नगर पालिका की आम सभा की बैठक की गई। इस बैठक में सभी 25 एजेंडे सर्वसम्मति से पास किए गए। बैठक में पहली बार कोई विधायक नगर पालिका की आम सभा की बैठक में पहुंचा था। विधायक कंवर यादव ने अधिकारियों को शहर के विकास कार्य तुरंत शुरू करवाने के निर्देश दिए। बैठक में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव भी पहुंचे। उन्होंने एक एक एजेंडे पर चर्चा की, पार्षदों और अधिकारियों के बीच तालमेल बैठाने का भी प्रयास किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को पहले के पास प्रस्तावों पर जल्द से जल्द काम शुरू करवाने और वर्तमान एजेंडों पर कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि सभी एजेंडे सर्वसम्मति से पास किए गए हैं और अब तक जो काम नहीं हुए हैं उन्हें तेजी से पूरा किया जाएगा। वो काम कब तक शुरू हो जाएंगे, उन पर भी चर्चा की गई है। नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि विधायक आम सभा की बैठक में पहुंचे हैं। इससे पता चलता है कि वो शहर के विकास के लिए कितने गंभीर हैं। नगर पालिका का जो कार्रवाई है वो सब कम्प्लेक्स के अंदर चल रही है। नगर पालिका की कार्रवाई डेवलपमेंट में निया कम है, उनको ऊपर उनका उद्देश्य कम है और कम्प्लेक्स के ऊपर उनका उद्देश्य ज्यादा है। चलो हम कह रहे हैं काम भी करो, कोई जो स्ट्रिक्टनेस है कार्रवाई वहां भी करो। नगर पालिका ने सबसे पहले क्या किया कि 45 दावे डाल दिए पीपी एक्ट के अंदर। जो पीपी एक्ट में दावे डाले वो नगर पालिका ने गलत डाले।
ये जो नगर पालिका में इतिहास में पहली बार एक ऐसे विधायक है जो यहाँ नगर पालिका मीटिंग में पहुंचे हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने शहर के विकास के लिए कितने गंभीर है और इन्होंने जो शहर के विकास के लिए उन्होंने बताया, मीटिंग में बताया, सही पास लगाया और अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शहर के अंदर किसी भी तरह के विकास के कार्य में कोई कमी ना आने पाए। हम जो प्रोजेक्ट बना के भेजें, जितने पैसे की जरूरत होगी चंडीगढ़ से हमें या अधिकार से उच्च अधिकार से ला कर देंगे। देखिए, आज नगर पालिका के सभी पार्षदों के साथ जो एजेंडे रखे थे उसमें 25 एजेंडे थे और सभी एजेंडों पर सर्वसम्मति से बैठक हुई है। सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से सभी एजेंडों को पास किया। इसके साथ साथ ही जो अब तक जो काम नहीं हुए हैं उन कामों पर भी चर्चा हुई। जुलाना क्षेत्र के भैरोखेड़ा गांव में शराब ठेके पर 3 बाइक सवार अज्ञात युवकों को गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 अज्ञात युवक शराब ठेके के सेल्समैन से गन पॉइंट पर मारपीट करके 18,000 रुपए लूट कर ले गए। जैसे ही लूट की घटना जुलाना पुलिस को पता चली, वह तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शराब ठेके के सेल्समैन सोमवीर की शिकायत पर 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आसपास की सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान हो सके। कल दिनांक 28/11/2024 को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी गांव भैरोखेड़ा में ठेका शराबदेशी पर कोई वारदात हो गई है। इस सूचना पर हम गांव भैरोखेड़ा में ठेका शराबदेशी पर पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद सोमवीर सनोफ अमरलाल करिंदा जो सेल्समैन वहां पे हाजिर था, उसने इस संबंध में एक शिकायत पेश की है जिसमें उसने बताया था कि 3 अज्ञात हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर ठेका पर आए थे और गन पॉइंट पर उसे मारपीट करके न ठेका से 18,000 रुपए लूट के ले गई। इस संबंध में थाना में अभियोग। जींद जिले के जुलाना कस्बे की नई मंडी से एक चोरी का मामला सामने आया है। जुलाना कस्बे की नई अनाज मंडी से आरती की दुकान के गल्ले से 1,25,500 रुपए की चोरी हो गई। पीड़ित आरती ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। खरक जाटियान गांव निवासी आरती अखिल ने पुलिस को बताया कि वो नई अनाज मंडी में आरती की दुकान चलाता है। मंगलवार को दोपहर के बाद किसी अज्ञात चोर ने दुकान के गल्ले में रखी 1,25,500 रुपए की नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने पंजाब के संगरूर जिले के माधोपुरी गांव निवासी काका को गिरफ्तार किया और आरोपी को अदालत में पेश किया है। जो अनुसंधान जारी है उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने घंटे बाद इसको? ये लगभग 48 घंटे के लगभग है ना, इसको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, पूछताछ जारी से? जी। जिला पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की सीआईए सिरसा और ऐलनाबाद पुलिस टीम ने बीते दिन पोडका क्षेत्र में पिकअप गाड़ी छीन ली और छीना झपटी की वारदात को चंद ही घंटों में सुलझाते हुए एक आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि सीआईए सब इंस्पेक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि बीते दिन सुखबीर सिंह ने ऐलनाबाद थाना में शिकायत दी थी। सब्जी लाद कर लाने के दौरान कुछ युवकों ने उसकी गाड़ी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर ऐलनाबाद थाना में छीना झपटी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई और इस मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। सिरसा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने छीना झपटी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की ओर से जांच की गई और इस जांच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला सिरसा का बताया जा रहा है, जहां आरोपी दिन दहाड़े छीना झपटी की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है।
विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर गीता महाआरती से कुरुक्षेत्र की फिजा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की महक फैल गई। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने देर सायं ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महोत्सव के दूसरे दिन गीता महाआरती का शुभारंभ किया। इससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ सभी जिलों के बीजेपी अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर की महाआरती और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही दीप शिखा प्रज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। कुरुक्षेत्र के इतिहास में एक धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव है। विभिन्न अवसरों पर इस तीर्थ के सरोवर में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। तस्वीरें कुरुक्षेत्र से हैं, जहां गंगा महाआरती की शुरुआत की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा के नांगल चौधरी में ठंड के मौसम में बाहर सोने वालों के लिए अच्छी शुरुआत की गई है। नगर पालिका ने रैन बसेरा की व्यवस्था की है, जहां लोगों को शुद्ध पीने का पानी, दवाई, गर्म बिस्तर, साफ सुथरा शौचालय और ज्यादा सर्दी होने पर गर्म हीटर की सुविधा दे रही है। इसके साथ ही रात में एक व्यक्ति की ड्यूटी भी लगाई जाती है, जो आने वाले आगंतुकों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये नगर पालिका नांगल चौधरी की तरफ से हर साल की भांति यहाँ राहगीरों के लिए रैन बसेरा की व्यवस्था की जाती है और यहाँ पे सर्दी के मौसम में कोई बाहर व्यक्ति सर्दी ना मरे, इसके लिए यहाँ रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है, जिसमें कंबल है, बिस्तर है और सारी व्यवस्थाएं है, पानी की है, शौचालय है और यहाँ सुरक्षा की भांति अच्छा पुख्ता इंतजाम किया गया है। सर, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और ठंड के जैसे सरकार के आदेश है 1 नवंबर से हमने स्टार्ट कर दिया था रैन बसेरा अपना। उसके अंदर बाहर से जो भी कोई आगंतुक रुकना चाहे तो आके रुक सकता है। रैन बसेरा हमने अपने नगर पालिका के अंदर अम्बेडकर भवन के अंदर बनाया है, उसमें सारी सुविधाएं रात को रुकने की है। सर, ये रैन बसेरा सरकार की हिदायत अनुसार बनाया गया है। इसमें सारी फैसिलिटीज दी गई है जो सरकार के अनुसार जो दी जानी चाहिए, जैसे शौचालय है, स्नान घर है, बिस्तर वगैरह है, पानी है, गर्म पानी नहाने के लिए व्यवस्था है, सभी व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 शुरू हो चुका है। ऐसे में ब्रह्म सरोवर के चारों ओर अस्थायी दुकानें भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही अस्थायी दुकानों में कुछ लोगों द्वारा पार्किंग में और लोगों के बैठने की जगह पर अस्थायी दुकानें लगा दी गई हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ पंकज सेतिया एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सामने मेला क्षेत्र के आसपास दुकानदारों द्वारा लगाई गई अस्थायी दुकानों को उन्होंने अवलोकन किया। जो अस्थायी दुकानें पार्किंग में और लोगों के बैठने की जगह पर लगाई गई थी, उन्हें डीएमसी पंकज सेतिया ने पहले खुद हटाने की वार्निंग देते हुए कुछ समय दिया है और फिर उसके बाद कार्रवाई करते हुए इन अस्थायी दुकानों को पीछे करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर अब ब्रह्म सरोवर के आसपास लोग अस्थायी दुकानें लगाने लगे हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने पार्किंग में और लोगों के बैठने की जगह पर भी अतिक्रमण कर लिया, जिस पर डीएमसी ने नोटिस दिया। खुद से जब दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई तो प्रशासन ने जबरन अतिक्रमण हटवा दिया। उत्सव को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। शासन और प्रशासन दोनों ही पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहे हैं। 5 साल हो गए सानू लाउंदे नूं इस जगह पे पंजाबी अज बहुत परेशानी आई इस करके मेरे टेबल चेक के मारे आ, फिर होर चीज़ां भी मारियां, मेरे समान चक्कन की कोशिश की है, फिर कहते रहने दो छोड़ छड़ देने बाद में लगा दे लिया मैं चेक के लै जाऊंगा। बात करेंगे तो धमकाएंगे डंडा दिखा के, जैसे अभी धमका रहे हैं। तो ये क्या कहे गए आपको इस समय? ये कह गए हैं कि जो उन आदमियों से 4 लोग साथ में थे उनसे बोले आटा लगाना है और साफ सफाई रखना।
क्या नाम है आपका? किस चीज की रेडी लगाते हो? आड़ी फड़ी कर ले। चाय, नमकीन और कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड। रजनी नाम है मेरा। सलारपुर। कहाँ लगाते हो आप? मैं ये कच्चे में लगा रखी है। कहाँ से हो? जसवंत सिंह लुधियाने तो आया, पिंड सांकरा जी लुधियाने कोले पिंड। अच्छा। दूरों आया सी, हर साल आने उरे दुकान लाने जी। ये धक्का ही है, हो रही है। और एडी दूरों आया, हर साल नजायज धक्का है। सारे हम धक्का करते हैं। किस चीज काम करते हो आप यहाँ पर? खिलौने की दुकान लाने जी। खिलौने की दुकान लाने हमने प्राइवेट सिक्योरिटी का साथ लिया है। कोई भी हमारे प्रशासन में, क्योंकि हम लगभग 40 लाख व्यक्तियों को न्योता देते हैं, परंतु क्या होता है ये वेंडर्स आ जाते हैं, उसकी वजह से पार्किंग की व्यवस्था हो जाती है। ये पैदल करने की जगह देखिए, तो पुलिस प्रशासन थोड़ा, ये पब्लिक की चलने की जगह है। ये काम तो पुलिस प्रशासन का है, ट्रैफिक पुलिस का है। मैं डीएम हूँ। हाँ नहीं, वो ठीक है, मैं डीएम प्रशासन। पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने पीएम विश्वकर्मा योजना के आयोजन पर कहा कि कर्मशीलता के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उद्यमी बन सकता है और धीरे धीरे चलने वाले व्यक्ति ही दौड़ जीतता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को हर मायने में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। वे भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय के नवंबर से 1 दिसंबर तक गुलजारी लाल नंदा केंद्र में लगाई गई पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी 2024 में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कारीगरों को अपने प्रयासों में दृढ़ता और समर्पण बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोग ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना के 3 स्तंभ हैं: सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। इस आयोजन में लगभग 75 स्टॉल लगाए गए थे। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनके जो आयोजक हैं करनाल से, जो एडिशनल कमिश्नर हैं इनके वहाँ पर, श्री संजीव चावला जी, तो सबसे पहले तो मैं उनको और आयोजकों की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा, और जिस समय हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी चल रहा है ब्रह्मसरोवर पर, तो ब्रह्मसरोवर के तट पर हमारा जो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा स्मारक है उसके प्रांगण में इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आर्टिजन्स ने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और जैसा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से एमएसएमई विभाग ये बताना चाह रहा है कि इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है, चाहे वो हमारा जेम का पोर्टल हो, जो हमारी गवर्नमेंट ई मार्केट होती है, जहाँ पे सभी जो सरकारी संस्थान है जहाँ से वो परचेज करते हैं अपने। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भारत को 450 गीगावाट बिजली उत्पादन तक पहुंचने में 78 साल लग गए, लेकिन अब अगले 12 साल में इस उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तृप्ता ठाकुर ने बताया कि देश भर में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया के 1/3 एवरेज के बराबर है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक डेटा मैं बताऊंगी आपको कि हमारा जो है वो 1200 है किलोवाट आवर, अमेरिका का 14,000 है, बाकी डेवलप कंट्रीज का 15,000 है। तो इस तरह से अगर हमें आगे आने वाले समय बिजली चाहिए और जो हम जैसे जैसे लोग अमीर होते जाएंगे तो बिजली की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, तो वो कैसे पूरा करेंगे? तो जो हमने 78 साल में किया वो आगे 12 साल में करना है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में दवाइयों का टोटा बना हुआ है। डॉक्टर मरीजों के चेकअप के बाद दवाइयां तो लिख देते हैं, लेकिन मरीजों को सरकारी अस्पताल में दवाइयां मिल नहीं पा रही। कई घंटे लाइन में लगने के बाद लोग डॉक्टर से अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए हजारों की संख्या में जिले के बादशाह खान अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर उनके लिए जो दवाइयां लिखते हैं वो अस्पताल में नहीं मिलती और इस कारण से मजबूरी में मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। इस मामले में मरीजों का क्या कहना है, सुनिए जरा।
ये बोल रहे हैं कि ये वहाँ पे मिलेंगी प्राइवेट बिल्डिंग में। यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही है? पता नहीं, मैंने कर दी कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दवाई दी है फिर आपको? ये दी है, ये वाली 2-4 दवाई दी है बाकी, लेकिन जो डॉक्टर ने लिखी है आधी दवाई दी है, आधी नहीं दी। हाँ, ऐसी मम्मी दी है। मतलब ये क्या क्या कह रहे हैं, दवाई पूरी मिली नहीं रही है ही ना यहाँ का, वहाँ है ही नहीं है। हाँ, बड़ी दिक्कत है। हाँ तो सच में हड्डी वाले डॉक्टर पे आए थे और जिस वजह से 2 घंटे लाइन में लगे हैं। स्टाफ वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को दवाइयाँ मिलती हैं, बाकी जो खड़े हैं तो खड़े हैं। वो तो पागल समझ रखा है इन्होंने पब्लिक को। खाली स्टाफ वालों के लिए फायदा है, बाकी सब बेकार है यहाँ पर जितने भी हैं। दवाइयों की बात रही तो यहाँ पहली बात तो दवाई मिलती नहीं है, एक देते हैं नाम के लिए बस, बाकी सारी बाहर से, चाहे वो 200 की हो, 300 की हो, चाहे 500 की हो। जबकि डॉक्टर यहीं के लिए दवाई लिखता है। हाँ जी। कितनी दवाई लिखी है डॉक्टर ने? पता ना भैया, ये 3-4 दवाई दी, 3-4 दवाई में से एक ही दवाई और बाकी के लिए क्या कही है? बाहर से लिखी है, सब बाहर से लिखी है। जब डॉक्टर ने यहाँ की दवाई लिखी है फिर बाहर से बोल रहा है ना रहे, आधे न दे, आधे न ना दे। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। बहादुरगढ़ में कंट्रोल बोर्ड की ओर से कार्रवाई की गई, जिसमें अब तक करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वसूल चुका है। ये जुर्माना प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी विभाग, निजी संस्थाओं और फैक्ट्रियों पर लगाया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में ग्रैब की पाबंदियां लगने के बाद करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली 41 फैक्ट्रियों को सील किया गया है। इन फैक्ट्रियों में अवैध रूप से प्लास्टिक का दाना बनाने का काम किया जाता था और इसके अलावा कपड़े डाई करने का काम भी होता था। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इनमें से मेनली हैं जो डस्ट अलग अलग रिलेटेड से किए गए हैं। इसमें पहले नंबर आता है डस्ट का। डस्ट मेजर पोल्यूटेंट रहा है, तो डस्ट के लिए सभी सरकारी जितने भी पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, रोड के डस्ट हो रही है उन सबको नोटिस भी दिया गया है। उनसे इंश्योर करवाया जा रहा है कि पानी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है लगातार। कल डीसी मीटिंग में डिस्कस भी हुआ था, वाटर स्प्रिंकलिंग को 3 या 4 गुना बढ़ा दिया गया है कल से, और अभी एक्यूआई लेवल भी कम हुआ है। पिछले 2-3 दिन से लगातार एक्यूआई डाउनवर्ड साइड में नीचे मूव कर रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटी सारी बंद है ग्रेफ 4 में, और इंश्योर किया जा रहा है कि वो सब बंद ही है, क्योंकि 8 टीमें झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं। चंडीगढ़ के नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में पर्यावरण प्रदूषण कम करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत हरियाणा सहित पूरे एनसीआर में क्लीन एयर प्रोजेक्ट लागू होगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक 3,650 करोड़ रुपए की ग्रांट उपलब्ध करवाएगा। इसकी कुल राशि में से 80 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए सीएम नायब सैनी और वर्ल्ड बैंक के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद पर्यावरण मंत्री राम नरबीर सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के तहत 2030 तक पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसमें आने वाले कुल खर्च का 70% वर्ल्ड बैंक और 30% हरियाणा सरकार वहन करेगी। और थे वर्ल्ड बैंक का डेलीगेशन था, उन्होंने इस एनसीआर क्षेत्र और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और यूपी का कुछ क्षेत्र में कि पर्यावरण ठीक रहे इस बारे में विस्तार से चर्चा की कि वर्ल्ड बैंक आपकी क्या मदद कर सकता है। तो एक प्रपोजल है कि हरियाणा को तकरीबन 3650 करोड़ रुपए इस पे 2030 तक वो खर्च करेंगे। उसमें 70% वर्ल्ड बैंक देगा और 30% हरियाणा सरकार लगाएगी, और तकरीबन 80-85 करोड़ वो डोनेट करेंगे। डोनेशन लगा लो या मतलब एड लगा लो, ग्रांट देंगे। और इसमें ये योजना है कि जो ये बड़े बड़े शहर हैं जैसे फरीदाबाद है, गुड़गांव है, और आज मुख्यमंत्री जी ने उसमें सोनीपत को भी जोड़ा है कि दिल्ली के नजदीक है, प्रदूषण वहां से भी जाता है कि स्टेट से नहीं, एक जिले से नहीं जाता। तो यहाँ तकरीबन 250 बस इलेक्ट्रिक की बस चले
फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Market access, resources, infrastructure, policy, skills and quality of life. Rajasthan has it all. Explore a world of opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। हकीम साहब से कैसे जुड़ी आप? ये एक बार काफी टाइम हो गया, 5 साल हो गए होंगे। तो मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखा था सर का। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए दवा मंगाई थी सर से। कौन सी दवा? P-Care। तो उसको मैंने 1 साल तक काफी अच्छा, उसको बहुत रिलीफ मिला है अभी तक। क्या दिक्कत थी बेटे को? फिस्टुला की प्रॉब्लम थी जी। बच्चे की उम्र 21। तो अभी कैसे हैं वो? ठीक है, बेहतर है जी। अभी मतलब लास्ट डे उनको सर्जरी होने वाली थी वैसे तो, लेकिन वो नहीं हुई क्योंकि वो दवा से ही उनको आराम मिल गया था, वो ठीक हो गए थे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। जो लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं और घुटने का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, गैप आ चुका है, ग्रीस कम है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, वो लोग मात्र 3 दिन हरि कृपा रामबाण तेल का इस्तेमाल करें। तरह तरह की मेडिसिन खाकर या फिर तरह तरह के तेल इस्तेमाल कर आप लोग थक चुके हैं। 3 दिन हरि कृपा रामबाण तेल का इस्तेमाल करने से हर ऑपरेशन से बचा जा सकता है। अब घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं, 3 दिन हरि कृपा रामबाण तेल का इस्तेमाल करें और बड़े से बड़े ऑपरेशन से बचें। बाकी सब बाद में, पहले सुन मेरी बात रे। लाइफ के टेढ़े मेढ़े रोड पे होंगी चुनौतियां हर एक मोड़ पे, बट हमने कभी ना फिक्र की, पर हमने कभी ना फिक्र की, क्योंकि हमने पहले ले ली LIC। स्मार्ट लोगों
लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में, पहले LIC।